हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है यूपी पैट के लिए घटना चक्र की टॉप सीरीज। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? इसमें बताना है मृतकों का टीला किसके नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता है हमारा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका राइट आंसर बनेगा ऋग्वेद का प्रमुख देवता है अग्नि। अग्नि ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। इसमें इसका वर्णन 200 सूक्तों में किया गया है। 200 सूक्तों में ऋग्वेद में इसके समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बताना है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 बताना है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडनग्राम में। वैशाली के निकट कुंडनग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडनग्राम वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताना है दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4 में तो दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग इससे संबंधित था। इस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने दीवान खैरात नामक इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 बताना है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है और इसमें हम इनमें समाधियों के बारे में बताना है कि किसकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है। तो इसमें इसका राइट आंसर बताना है तो बाबर की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? बाबर की समाधि बनी हुई है हमारी काबुल में। बाबर की समाधि है काबुल में। जबकि अकबर की समाधि कहाँ पर है? अकबर की समाधि है सिकंदरा में। अकबर की समाधि है सिकंदरा में। और जहांगीर की समाधि कहाँ पर है? जहांगीर की समाधि है लाहौर में। जहांगीर की बनेगी लाहौर में और शाहजहाँ की बनेगी आगरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका राइट आंसर बन जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी वह कौन था? वह अंग्रेज कौन था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 में तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ये थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी किस नेता ने कहा था? यह किस नेता ने कहा था? तो यह कहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने लाहौर के साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस के नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठी के चार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वाक्य लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है यह कौन था। क्वेश्चन नंबर 9 में तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी थे और इन्हें वर्ष 1946 में मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता से निर्वाचित किया गया था। कौन से वर्ष किया गया था? 1946 में इन्हें निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट बताना है कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। 1905 में कर्जन ने भारत का विभाजन किया था।
कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, पाक जल संधि किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि किससे करती है? यह करती है श्रीलंका से अलग करती है भारत को, श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका से भारत को अलग करती है पाक जल संधि। नेक्स्ट बताना है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या राइट आंसर बनेगा? इसका बनेगा क्षिप्रा नदी किनारे है क्षिप्रा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित था, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ प्रति 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में क्या होता है? महाकुंभ लगता है, महाकुंभ। नेक्स्ट बताना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और जिसका हाल ही में वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, इसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 में तो यह है हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, एम्स्टर्डम की राजधानी है। एम्स्टर्डम की राजधानी कौन सी है? इनमें से बताना है एम्स्टर्डम की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 14 में इसकी राजधानी बनेगी ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में तो ये करते हैं हमारे यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, यूराल पर्वत। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में, जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? इसमें बताना है जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। और कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? CRR इसमें दिया गया है CRR, इसका हमें संक्षिप्त रूप बताना है CRR। तो CRR होता क्या है? यह होता है हमारा कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। ये होता है नगद आरक्षित अनुपात। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगद आरक्षित अनुपात अर्थात कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 में तो यह की गई थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 19 बताना है, यह की गई थी 2014 में। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में तो यह कितने भागों में बटे हुए हैं? ये बटे हुए हैं हमारे 3 भागों में बटे हुए हैं। आर्थिक कार्य के क्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं। ये है प्रथम, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र। और वर्तमान भारत में अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तृतीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? क्वेश्चन नंबर 21 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा लोकतांत्रिक। इसका राइट आंसर बनेगा लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी बात नहीं की गई है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 22 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 में बताना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये भी कौन सा है स्वतंत्रता का अधिकार? ये है हमारा वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 19 का ए का ए है ये। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के संगठक हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा हमारा राष्ट्रपति भी, संसद के संसद राष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। संसद के कितने होते हैं? ये इसके होते हैं 3 होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये तीनों होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 24, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है यह पहली महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ। ये लीला सेठ थी, लीला सेठ थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? इसमें बताना है राज्य के राज्यपाल के रूप में इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु पूछी गई है, न्यूनतम आयु कितनी है राज्यपाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका राइट आंसर होगा 35 साल, 35 वर्ष राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु है, 35 वर्ष। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जब दो वस्तुओं को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 26 में, तो यह कितनी संख्या होती है? यह अनंत संख्या होती है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 26 में बनेगा डी। यदि दो समतल दर्पणों में एक दूसरे के समानांतर रख दिए जाएं तो इनके बीच शून्य अंश का कोण बनेगा और दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे, अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? तो ये होता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड, अर्थात इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनेगा HCOOH, HCOOH, मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है, तो यह कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बनेगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है कवक के अध्ययन को? क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है, तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाले विटामिन है? तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 30 में? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है तथा विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 में? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जल में घुलनशील कौन से हैं?
एक होता है जल और एक होता है हमारा बसा। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है बसा में घुलनशील। तो जल में कौन कौन से होते हैं? जल में होते हैं बी और सी। और बसा में कौन से होते हैं? बसा में होते हैं ए, डी, ई और के। ये हमारे बसा में घुलनशील होते हैं। तो सी हो, इसमें सी हो जाएगा जल में घुलनशील। ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है 36। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? कैसा और कैसी से इसकी पहचान करते हैं? तो इसमें बताना है नदी। नदी कैसी है? ये हमारा स्त्रीलिंग है। पानी कैसा है? इलायची कैसी है? प्यास कैसी है? प्यास लगी है मतलब। तो इसका 36 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 36 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पानी एक पुल्लिंग शब्द है। पानी एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट बताना है 37 में कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 में। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट बताना है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38 में। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये हमारी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, क्वेश्चन नंबर 38 में। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा सलभ। सलभ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। सलभ सलभ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो सलभ होता किसका है क्वेश्चन नंबर 39 में? जबकि भ्रमर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं सलभ, टिड्ढा, पतंगा, और इसके भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। सॉरी, इसमें पूछा गया है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें जबकि दिया गया है सलभ, टिड्ढा, ये पतंगे के पर्यायवाची हैं। जबकि सलभ और टिड्ढा किसकी? सलभ किसका है? ये हमारे पतंगे का पर्यायवाची है, पतंगे का। ये पतंगे का पर्यायवाची है। जबकि भ्रमर के पर्यायवाची कौन से होते हैं? भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, मधुकर, षष्ठपद, अली, भृंग, मधुराज, द्युरेक, मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। तो जबकि सलभ किसका है? सलभ हमारा पतंगे का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सलभ। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें बताना है शुद्ध वाक्य छांटना है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें दिया गया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। इसमें दिया गया है अनेकों नाम, तो यह अनेकों का प्रयोग हम नहीं करते। इसमें नेक्स्ट बी में दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। इसमें भी अनेकों शब्द दिया, तो अनेकों ये भी गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हमारा शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपी किस तिथि को आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? इसे बताना है भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि को आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? क्वेश्चन नंबर 51 में राइट आंसर बताना है। 51 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1 मई 2022 को यह आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? देश के पहले एथेनॉल, इसमें बताना एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 52 में। तो यह की जा रही है हमारी पूर्णिया अर्थात पूर्णिया में की जा रही है। देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पूर्णिया, बिहार में। पूर्णिया कहाँ पर है? पूर्णिया बिहार राज्य में, बिहार राज्य में है ये। पूर्णिया बिहार राज्य में की है, जहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट बताना है 53 में फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है?
इसे बताना है सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 53 में तो यह क्या है, NR नारायण मूर्ति की सलाह का इसमें किया गया है, इनकी अध्यक्षता में किया गया है, NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट बताना है मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है, M15 लॉन्च किया है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 54 बनेगा इसका राइट आंसर, तीनसुकिया इसका राइट आंसर बन जाएगा तीनसुकिया। यहाँ पर इसने इस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। नेक्स्ट बताना है 55 में हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों का में विकास प्रभावित हो रहा है। यह माइक्रोप्लास्टिक कहाँ पाया, कौन सी नदी में पाया गया है, ये पाया गया है क्वेश्चन नंबर 55 में बताना है, ये पाया गया है कावेरी नदी में, ये कावेरी नदी में पाया गया है कि और किसके अनुसार पाया गया, बेंगलुरु IIS बेंगलुरु के अनुसार पाया गया, भारतीय विज्ञान संस्थान IIS बेंगलुरु के अनुसार पाया गया है कावेरी नदी में। नेक्स्ट बताना है मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, इसमें बताना है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। यह कहाँ पर किया है, इस वाहन का नाम क्या है, इस वाहन का नाम क्या है क्वेश्चन नंबर 56 में, तो इस वाहन का नाम है टोयोटा मिराई, टोयोटा मिराई इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा टोयोटा मिराई। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है, इसमें बताना है कौन से राज्य में चुनाव नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है, सिक्किम राज्य इसमें शामिल नहीं है, जबकि गोवा में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जबकि इसमें चुनाव नहीं हुए हैं, और मणिपुर में चुनाव हुए जबकि इसमें चुनाव नहीं हुए हैं। सिक्किम इसका राइट आंसर बन जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट बताना है दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे, इसमें बताना है नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 में तो कौन सा सही नहीं है, 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, ये इसका सही दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, यह भी सही दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593 अर्थात लगभग 594 किलोमीटर है, यह भी सही दिया गया है। जबकि यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरामती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले में समनपुर गांव में समाप्त होगा, यह गलत दिया गया है, यह गलत दिया गया है। यह हमारा कहाँ से शुरू होगा, ये शाहजहांपुर से, यहाँ बताया शाहजहांपुर से, यहाँ से शुरू होगा और वाराणसी के समनपुर गांव में समाप्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है 59 अगस्त 2021 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है इस संविधान संशोधन को किस अधिनियम से अधिसूचित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 59 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम से इसका अधिसूचित किया गया है। और इस अधिनियम में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करने का प्रावधान रखा गया था इसमें। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, इसमें बताना है स्वीडन की पहली PM कौन सी चुनी गई है, क्वेश्चन नंबर 60 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यह चुनी गई है मैगडालेना एंडरसन, यह यहाँ की प्रथम PM चुनी गई है, प्रथम महिला PM चुनी गई है, प्रथम महिला PM चुनी गई है।
नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 61। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसमें बताना है 61 में। तो यह है हमारे बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? इसमें बताना है द्वीप क्षेत्रों सहित बताना है समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है, क्वेश्चन नंबर 62 में। तो यह अनुमानित लंबाई कितनी है, यह है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63 बताना है, और यह क्वेश्चन यूपी बीएड परीक्षा में भी पूछा गया था हाल ही में। तो कौन आसियान देश का सदस्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो कौन आसियान में कौन सा देश सदस्य शामिल नहीं है? यहाँ चीन आसियान में शामिल नहीं है, चीन आसियान में शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 63 में। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 64। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 64 में। तो बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। यह चिकित्सा क्षेत्र का पुरस्कार है, बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र का पुरस्कार है। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित में दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बताना है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, क्वेश्चन नंबर 65 में। तो यह है हमारा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटा पक्षी है, जो कि चिड़िया है, यह एक चिड़िया है, सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 66 में धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? यह किनका नाम है धनपत राय, क्वेश्चन नंबर 66 में। तो यह नाम है मुंशी प्रेमचंद्र का। मुंशी प्रेमचंद का नाम है धनपत रॉय, मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। इनकी अनेक कहानी इनकी वे प्रचलित हैं, जबकि कौन कौन सी है? निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि इनकी ये कहानियाँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट बताना है 67 में अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रचाल चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये बताना किसे प्रदान किया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। यह प्रदान किया गया है क्वेश्चन नंबर 67 में बताना है, यह प्रदान किया गया है डी आफिरा जोहिरी को। आफिरा जोहिरी को प्रदान किया गया है, क्वेश्चन नंबर डी आफिरा जोहिरी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता में थॉमस कप का खिताब जीता है? किस देश ने जीता है थॉमस कप? क्वेश्चन नंबर बताना है किस देश की पुरुषों की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है, क्वेश्चन नंबर 68 में। तो यह जीता है भारत ने। थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है, और किसको हराकर जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीता है, इंडोनेशिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्रंच टाइम नेशनल मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर 69 में। तो यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने लिखी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 70 में बताना है। तो यह बनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया जाता है, 22 अप्रैल मनाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट कर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।